नमस्कार। सुनिए ज़रा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेंद्र यादव द्वारा लिखे उपन्यास सारा आकाश का 5वां अध्याय। एक दिन खाना देते समय मुन्नी ने पूछा, भैया तुम भाभी से ज़रा भी नहीं बोले? मैंने आशय जानने के लिए उसका चेहरा देखा और थाली अपनी ओर खींचते हुए संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं। स्वर में ज़रा भी उत्सुकता नहीं थी। हाँ, कुतूहल जरूर हुआ कि मुन्नी को यह बात सूझी क्यों। दूसरी शादी करोगे? वह चूल्हे के सामने बैठी एक कोयले से यूं ही जमीन पर निरर्थक कुछ काढ़ती रही। हाँ हाँ, एक शादी करा के तो उसे गला रही हो, दूसरी किसके नाम को रोएगी? अचानक मेरे मुंह से निकला। तभी सहसा पहली बार क्षण के एक अविभाज्य खंड में यह बात मेरे सामने बिजली सी कौंध उठी कि हम सब घर वालों के व्यवहार से प्रभा जाने कितनी दुखी हुई होगी। उसकी ओर से कभी भी किसी ने सोचा ही नहीं। अब तो इस तरह सब उसे भूल गए हैं जैसे वो मर गई हो। अचानक दिमाग में आया, कहीं अत्यंत दुखी होकर उसने यहां यह तो नहीं लिख दिया कि अगर मैं उससे खुश नहीं हूं तो दूसरी शादी कर लूं। पढ़ी और सुनी इस तरह की कई लड़कियों की बातें दिमाग में आई। मन हुआ पूछूं, प्रभा ने कुछ लिखा है क्या? निगला हुआ कौर न जाने किस शक्ति से उलटकर ऊपर आने लगा। मुझे खाना बेस्वाद लगने लगा। भूख मर गई। उठते हुए ज्वार को एक एक घोंट पानी से दबाकर पूछा, तुझसे कौन कह रहा था? अम्मा? नहीं, यूं ही पूछा मैंने तो। मुन्नी टाल गई। फिर जाने क्या मेरे चेहरे की ओर देखकर बोली, रात को खाना वाना खाकर जब भाभी अम्मा के पैर दबाती रहती है ना, तभी अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं। वो अपनी कलाई ऊंची करके हाथ की चूड़ियां उठाती गिराती रही। मुन्नी, मैं सच कहता हूं, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। भले ढंग से पढ़ना चाहता हूं, सो पढ़ाया तक तो जाता नहीं। अब चार चार शादियां करके रख दो, मैंने रुआंसे स्वर में कहा। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा भैया, एक बात बताएं। स्वर में लगा जैसे कोई रहस्य खोलना चाहती हो। मेरे चेहरे पर सवाल उभर आया। तभी सहसा द्वार पर भाभी खड़ी दिखाई दी। पूरा खाना बनाने की जल्दी में सिर्फ नहाकर चली आई थी। ढेर के ढेर निचुड़े कपड़े कंधों पर पड़े थे। देखते ही बोली, ओह, आज तो मुन्नी बीबी खाना दे रही हैं। मैं इसीलिए भागी आई कि लाला जी तो चुपचाप बैठे होंगे कि कोई खाना दे दे तो खा लें, फिर उठकर चले जाएंगे बिना खाना पिए। हमारे लाला जी को तो जाने क्या हो गया है। वो धीरे से मेरे सामने वाली दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई। थकान से हाँफ रही थी, पेट से थी। कंधे से सारे कपड़े उतारकर मुन्नी की ओर बढ़ाकर खुशामद के स्वर में बोली, मुन्नी दीदी, कैसी अच्छी हो, जरा इन्हें सुखा दो। अच्छा जी, तुम्हें हम ही मिले हैं काम कराने को, अपने आप क्यों नहीं सुखाती? मुन्नी ने नखरे से कहा, तुम्हारी कसम बीबी जी, सारे हाथ टूट गए धोते धोते। तुम्हारे पैरों पड़ूं, जरा चली जाओ। भाभी ने अत्यंत थके हुए स्वर में कहा और कुछ विचित्र सी दृष्टि से मुन्नी की आंखों में देखा। फिर खुद ही हंसकर झेप नहीं। मुन्नी भी हंस पड़ी और कपड़े लेकर चली गई। मैं छोटे छोटे टुकड़े खाता रहा। खाने की कतई इच्छा नहीं हो रही थी। भाभी थोड़ी देर माथे पर हाथ रखे अपलक कुछ सोचती रहीं, जैसे मुझे खाते देखकर कोई बात उनके दिमाग में आ रही हो। फिर अपने आप से बोली, इस बार तो दिवाली से पहले ही काफी जाड़ा पड़ने लगा। दिवाली के कितने दिन और हैं लाला जी? होंगे 10-15 दिन और, मैंने लापरवाही से उत्तर दिया। उंगलियों की पोरों पर हिसाब लगाकर वे बोली, इस दिवाली को ठीक 6 महीने हो जाएंगे तुम्हारी शादी को। अरे 6 महीने बीत गए। एक एक दिन चाहे जितनी घुटन में काटा हो, लेकिन अब लगा यह समय कितनी जल्दी गुजर गया। पता नहीं इस बीच में प्रभा का क्या हुआ। घर में एक आध पत्र तो आया ही होगा। सोचा
बाद में मुन्नी से पूछूंगा। लेकिन मुन्नी मुझसे कहना क्या चाहती थी? आज ये सब लोग मेरी शादी की ही बातें क्यों कर रहे हैं? इधर मेरे स्वभाव में यह विचित्र बात आ गई है कि उत्सुकता और उल्लास एकदम मर ही गए हैं। जानने की उत्कंठा एक आध बार मन में उठी और मर गई। सोच लिया शायद घर में ही कोई बात हुई होगी। तुम्हारा ब्याह भी क्या हुआ लाला जी? बड़े निराश और अपनेपन के स्वर में गहरी सांस लेकर भाभी अन्य मनस्क स्वर में बोली, क्या क्या अरमान थे, सब पर पानी फिर गया। लेन देन की तो खैर कोई बात नहीं, एक आध साल में आई गई बात हो जाती है, लेकिन वो महारानी जी तो जिंदगी भर को बंध गई। उन लोगों ने शायद भेजने को लिखा है। उनकी पिछली बात न सुनकर मैं बोला, तुम्हें ही बड़ा शौक लगा था, तुम ही मरी जाती थी कि बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। लो, सुनो लाला जी की बातें। मैं क्या उसके पेट में घुस के देखा ही? सुनी सुनाई बात मैंने कह दी। फिर गहरी सांस ली। ओफो, हद है घमंड की भी। आने जाने के नाम खाक धूल नहीं और घमंड ऐसा। कसम से कहती हूँ, मैं तो इतनी बड़ी हो गई, ऐसी घमंडनी औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बोलो, गुण करतब हो तो नखरे भी सहे जाएंगे, कोरे नखरे कौन उठाएगा? असल में उन्होंने लेना चाहा पढ़ाई और खूबसूरती के रौब में, सो ऐसी राजा इंद्र की परी भी नहीं लगी। भाभी मेरे मुंह के भाव देखने को चुप हो गई, फिर ना जाने क्या सोचकर बोली। हंसी तो मुझे तब आई जब घड़ी हाथ में बांध के रानी जी चौके में पहुंची। वो तो मैं ही चुप हो गई, लेकिन जब उसने कहा कि दाल तो मैंने चख ली थी, अम्मा जी तो उसी पर जमीन आसमान एक कर देती। मैंने कहा जाने दो, बोलो, जिस आदमी को सबसे पहले खाना है पहले वो खाएगा। तुम चखने वाली होती ही कौन हो? मैं ऊब गया। कॉलेज को देर हो रही थी। कहा, भाभी कॉलेज को देर हो रही है, ये खाया नहीं जाता, मुन्नी ने ज्यादा रख दिया है। और मैं उठाया। वो पीछे से कहती रही, हाय अभी तुमने खाया ही क्या है? लाला जी तुम्हें मेरी कसम है, इस रोटी को मत छोड़ो। नहीं भाभी, पीरियड खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा। चलते चलते सुनाई दिया। नकली हंसी में लपेट कर कहा गया उनका वाक्य। आ तो रही है लेकिन दबा के रखना लाला जी, कह देती हूँ कसम से, पछताओगे। पुरुषों की चुप्पी और स्त्रियों का यह विचित्र व्यवहार समझ में नहीं आता। इन दोनों का क्या अर्थ समझूं? लेकिन मन जैसे सुबह से ही बिगड़ गया। आज अचानक बार बार मन की उदासी से यह बात उठ उठ कर झांकने लगी कि 6 महीने हो गए, जाने उसका क्या हुआ। मुझे क्या वह एक खत तक नहीं लिख सकती थी? शायद मैं पढ़ता और उपेक्षा से फाड़ कर फेंक देता, लेकिन उसे क्या पत्र भी नहीं डालना चाहिए था? इस बीच में कैसी होगी वह? उस आघात के बाद उस पर क्या असर पड़ा होगा? न जाने क्यों एक दुर्निवार मचलन हृदय में हुई कि किसी तरह उसके बारे में कुछ जानूं। क्या क्या कहा होगा उसने अपने घर जाकर? कभी कभी तो मैं सिहर उठता हूँ, सारी जिंदगी इस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी? हमारा और उसका भविष्य क्या होने जा रहा है? और यह फिर नए सिरे से उठने वाली दूसरी शादी की बात, कहीं मुन्नी इसी के बारे में तो नहीं कह रही थी? बोर्ड की फीस मांगने अम्मा के पास गया तो 25 रुपए का नाम सुनकर ही उनका मुंह खुला रह गया। हाय, इतने रुपए मेरे पास कहाँ है भैया? अपने बाबूजी से ही मांगना। बाबूजी से ना मांगना पड़े इसीलिए तो मैं अम्मा के पास गया ही था। अब दिल धड़क उठा। एक बार भाई साहब भाभी से मांगने की बात भी मन में आई, लेकिन जानता था कि या तो उनके पास भी नहीं होंगे, या जो वक्त बेवक्त के लिए 25-30 रखे भी होंगे उन्हें वे देंगे ही नहीं। बाबूजी, कल बोर्ड की फीस जानी है। जैसे तैसे मैं उनके पास जाकर मानो अपने आप से बोला। पहले तो चुप बैठा रहा, फिर सिर झुकाकर निहायत ही मरियल स्वर में कहा था जैसे शराब पीने के लिए रुपए मांग रहा हूं। सांझ घिरे बाबूजी एक खाट की अदवायन को कस रहे थे। मेरी ओर पहले तो देखते रहे, फिर घनघनाती सी आवाज में बोले,
कितनी? 25। शब्द का उच्चारण मैंने इस तरह किया मानो मेरे जीवन की 25 सांसें ही बाकी रह गईं। हम्म। उन्होंने हुंकार भरी और फिर एक रस्सी को खींचा, उसे कोहनी से दबाकर बोले, ये मेरी पेंशन के 25 रुपए आए हैं, सो इन्हें तुम ले लो। हमारा क्या है, हमें तो हड्डे पेलने हैं जिंदगी भर, सो तुम्हारे लिए करेंगे। करम में लिखा के लाए थे कि लड़के धींगरे ऊंट जैसे हो जाएं तब तक खिलाना, सो खिलाएंगे। कल परसों अमर रो रहा था कि उसकी फीस भी जानी है। अभी दिवाली गई है, खर्चे के मारे ढेर हुआ जा रहा है। कमाने वाला वही एक धीरज है, सो उसे तुम चूस के खा जाओगे, साफ दिख ही रहा है। उन्होंने कमीज के भीतर हाथ डालकर बनियान की जेब से नोट निकाले और बिना गिने ही मेरे सामने खाट पर डाल दिए। अब उठा लो इन्हें, यूं खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं थी कि सामने पड़े नोटों को उठा लूं। एकदम मन में आया कि यूं ही उल्टे पैरों चला जाऊं और इस सारी पढ़ाई लिखाई में लात मारकर कहीं से लाकर रुपयों का इतना बड़ा ढेर लगा दूं कि इन लोगों का भी मन भर जाए। कहूं, लो रुपया, कितना चाहिए? रुपया 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 रुपया। एक बार मुझे यूं ही खड़ा देखकर बाबूजी ने फिर सिर झुका लिया, फिर एकदम बदले हुए स्वर में बोले, कितनी परेशानियां हैं समर, तुम ही सोचो, हमारा ही दिल जानता है। बताओ मैं करूं क्या? कहीं दोबारा नौकरी करने को हाथ पैरों में दम नहीं है। उधर इस धीरज की बहू के दिन भी पूरे हो रहे हैं। जान को एक नई आफत, बड़ी बहू का पहला बच्चा है। तुम जानो खर्च कम होगा। सारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं। ठीक समय पर उन्हें भी खाना पहनाना होना चाहिए। तुम्हारी अम्मा चूल्हे में सिर झोंकते झोंकते इस हालत को आ गई हैं। बुढ़ापे का शरीर, बहुत किया उस बेचारी ने, अब उससे नहीं होता। 30 साल से बिना सांस लिए वही तो मदद करती रही है। ना हो तो जरा जाकर अपनी बहू को ही लिवा लाओ, कुछ तो मदद मिलेगी। नौकरी कॉलेज वालों को खाना तो ठीक समय पर मिल जाएगा। कुछ मुन्नी हाथ बटा लेगी। अब मुन्नी को भी यहीं रहना है। सारी बिरादरी के लोग थूकते हैं, लेकिन करें क्या, एक मुसीबत है। सारी स्थिति को बाबूजी के दृष्टिकोण से देखकर उस क्षण सचमुच उनकी मजबूरी पर मुझे बड़ी दया आई। अगर वे कटखने या चिड़चिड़े हो गए हैं तो इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है? बेचारे कहां तक करें? गले का घूंट लील कर बड़ा साहस करके मैंने कहा, बाबूजी, अमर को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। उनका स्वर एकदम बदल गया, कड़क कर बोले, अमर चला जाएगा? तुम्हारा तो दम निकलता है बहू का नाम सुनकर। भेड़िया है ना, तो खा जाएगी। अच्छी थुकावा औलाद हुई है। सब अपने अपने को ना जाने किस लाट साहब का बच्चा समझते हैं। किसी का कुछ दिमाग ही समझ में नहीं आता। मुझे भी देखना है कि कब तक नहीं बोलेगा। लाख समझाया कि दूसरे की लड़की है, क्या समझेगी, क्या कहेगी अपने घर जाकर। हमें और भी तो शादी ब्याह करने हैं। लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, किस किस का मुंह पकड़ोगे? लेकिन बेटे हैं कि अपनी तीरंदाजी में किसी को अपने सामने बदते ही नहीं। असल का हो तो जिंदगी भर मत बोलियो। बिजली की तरह भाभी की एक बात कौंध गई। स्वर में मजाक भरकर लेकिन सलाह देने के लहजे में उन्होंने एक दिन कहा था, लाला जी, बाबूजी आज अम्मा जी से क्या कह रहे थे मालूम है? मैंने जब जवाब नहीं दिया तो बोली, कहते थे कि ना हो तो समर से कहो किसी डॉक्टर वैद्य से ही मिल ले, अच्छी तरह दिखा ले, जो भी फीस लगेगी दे देंगे। मैं समझा नहीं, पूछा, क्यों, मुझे क्या हुआ है? तो भाभी मुंह में आंचल भरकर हंसती रहीं और मैं क्रोध में भन्ना उठा। आगे अदवायन की रस्सी को जरूरत गैर जरूरत बाबूजी दांत भींच भींच कर कसते रहे और मैं रुपए उठाकर बिना एक क्षण रुके
चुपचाप चला आया। छी, इन लोगों का दिमाग भी कहां तक जाता है। बाबूजी अभी भी बड़बड़ा रहे थे और उनकी आवाज मेरे भीतर के क्रोध को बढ़ा रही थी। जो ये कहें सो करो, कहें शादी करो तो शादी कर लो, कहें उसे पहुंचाओ लिवा लाओ तो पहुंचा लिवा लाओ। जन्म जिंदगी में 25 रुपए मांगे हैं, सो ये सब सुनना पड़ा। वो तो कहो कि दौड़ भाग कर फीस माफ करा ली थी, वरना हर महीने एक महाभारत खड़ा रहता। जब पढ़ा और लिखा ही नहीं सकते ढंग से तो पैदा क्यों किया था। किताब कॉपी के लिए पैसा नहीं मांगता। कपड़े फट रहे हैं, पुरानों में ही सिकुड़ सिकुड़ा कर काम चला रहा। उनके ही आसरे इस सारे जाड़े से लड़ना है। एक पैसा सिनेमा जाने या कोई चीज खाने को नहीं मांगता, उस पर ये हाल है। हम धींगरे और ऊंट हो गए हैं। अरे, तुम्हें लगे तो बुलाओ बहू को, ना लगे जिंदगी भर मत बुलाओ। मुझसे पूछकर ही सारे काम होते हैं। ऐसे ही तो मेरा कहना मानते हो ना। शादी करते वक्त सुनी थी मेरी एक बात। उस वक्त तो तुम लड़के हो जी, इस वक्त चुप रहो, ज्यादा जवान लड़ाई तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। सिर फोड़ देंगे ये अब फोड़े ना। मैं ही रह गया हूं सारे घर में उसे लेने जाने के लिए। अमर क्यों नहीं जा सकता है। छोटा है कहकर उसकी आदतें बिगाड़ ली हैं। हमें क्या है, भुगतना खुद आगे जाकर। हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि जिंदगी भर बोलता हूं या नहीं। ये तो मेरे हाथ की बात है। बोलने को मजबूर तो नहीं कर सकते। शादी थोड़ी है कि जबरदस्ती से काम हो जाएगा। अरे, ये तो अपना मन है, नहीं बोलते बिरादरी में बदनामी होती है। तो दोस्तों, ये था सारा आकाश का 5वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।